मैंने पिछली बार कहा कि कैसे पहाड़ से एक लड़की सुनहरे सपनों के साथ नीचे नगरों की ओर आई और किस प्रकार से सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उसकी भावनाओं के साथ खेलकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। अंकिता भंडारी प्रकरण की मैं बात कर रहा हूं। और साथियों, आपको याद है कि यहाँ से उस प्रेस वार्ता के बाद और आपने जो सहयोग दिया, उस सहयोग के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बैकफुट पर आए और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एक ऐलान किया कि अंकिता भंडारी प्रकरण की वो दोबारा जांच कर सकते हैं, बशर्ते अंकिता भंडारी के माता पिता इस पर अपनी राय दें। बहरहाल कोशिश, जो मुझे पता चला अनऑफिशियली जो कोशिश है सरकार की, वो कोशिश ये है कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे जांच बिठा दी जाए। और हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या थी कि ये जो नई एफआईआर हुई है उसके आधार पर केस को इस तरह बनाया जाए कि क्या कोई वीआईपी था। स्पष्ट रूप से यह हाइपोथेटिकल जो सिचुएशन है उसकी जांच करने का जो मकसद है वो जांच को भटकाना है। सब जानते हैं कि आज एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार साहब उस दुर्घटना के शिकार हुए। उनके साथ अन्य लोग भी उस दुर्घटना के शिकार हुए और ऐसी खबर है कि उस विमान में यात्रा कर रहे चालक दल के साथ साथ सभी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये बहुत दुखद घटना है। हमारे सभी शीर्ष नेताओं ने, जिसमें कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, आदरणीय हमारे नेता लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी, आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी और सभी शीर्ष नेताओं ने, मैडम ने, सभी ने, वेणुगोपाल जी ने, सभी ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और इस प्रेस वार्ता से पहले मैं भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। परमेश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और शोकाकुल परिवारों को इस दुख को सहने की शक्ति दे। मैं अब अपनी बात पर आता हूं। प्रेस के सभी साथियों का, सभी चैनलों का, अखबारों का और जो भी डिजिटल माध्यम से प्रेस का काम कर रहे हैं, रिपोर्टिंग का काम कर रहे हैं, मीडिया का काम कर रहे हैं, उन सभी का इस हेतु बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि पिछली बार जब मैंने अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक प्रेस वार्ता इंदिरा भवन से की थी तो उसको व्यापक आप लोगों ने कवरेज दी। इस हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये सहयोग निश्चित रूप में एक पीड़ित परिवार को, एक पीड़ित को न्याय दिलाने में सहयोग प्रदान करेगा, मेरा ऐसा विश्वास है। आज की प्रेस वार्ता इसी कड़ी में मैं आगे उसी विषय पर आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूं। आप सब लोग इस बात को जानते हैं, मैंने पिछली बार कहा कि कैसे पहाड़ से एक लड़की सुनहरे सपनों के साथ नीचे नगरों की ओर आई और किस प्रकार से सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उसकी भावनाओं के साथ खेलकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। अंकिता भंडारी प्रकरण की मैं बात कर रहा हूं। और साथियों, आपको याद है कि यहाँ से उस प्रेस वार्ता के बाद और आपने जो सहयोग दिया, उस सहयोग के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बैकफुट पर आए और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एक ऐलान किया कि अंकिता भंडारी प्रकरण की वो दोबारा जांच कर सकते हैं, बशर्ते अंकिता भंडारी के माता पिता इस पर अपनी राय दें। और उन्होंने स्वयं के लिए कहा कि मैं अंकिता भंडारी के माता पिता को जाकर मिलूंगा और उनसे पूछूंगा कि वो क्या चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जी के इस कथन का हम सब ने कहा कि अच्छी बात है, देर से ही सही, 3 साल बाद ही सही, मुख्यमंत्री ने शायद ये ठाना है कि इसकी हम जांच करेंगे। हमने इंतजार किया। उसके दूसरे दिन हमें पता चला कि जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया उसके दूसरे दिन हम ये उम्मीद कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी पौड़ी जाकर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी पौड़ी जाकर और अंकिता के माता पिता को मिलेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से, जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से उनको देहरादून बुलाया और देहरादून में मुख्यमंत्री जी ने उनसे भेंट की। जब देहरादून में भेंट की तो उन्होंने पूछा होगा
अंकिता भंडारी के माता पिता से कि आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने एक कागज़ लिख के दिया, जिस कागज़ में स्पष्ट रूप से उन्होंने ये लिखा कि हम ये चाहते हैं कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को सजा मिले, फांसी हो, और जो तथाकथित वीआईपी है वो वीआईपी का नाम उजागर हो और उस वीआईपी को भी सजा मिले। बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। चूंकि मुख्यमंत्री जी इस बात का पहले ऐलान कर चुके थे कि हम उनके मन माफिक यानी जो वो चाहेंगे उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे, और उन्होंने ये लिख दिया कि हम क्या कार्रवाई चाहते हैं। उन्होंने ये सब लिखा कि हम दोषियों को दंड और वीआईपी के नाम को उजागर कर उसको भी दंड, और ये पूरी जांच सीबीआई के माध्यम से कोई सिटिंग जज महोदय के देखरेख में हो, ये स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री जी ने वो जो कागज था उस कागज को पता नहीं कहां रखा। ये मुख्यमंत्री जी से पूछा जाना चाहिए कि उनके प्रार्थना पत्र को मुख्यमंत्री जी ने क्या कहां रखा, क्या रखा। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने यह ऐलान किया कि हम इसकी सीबीआई जांच करेंगे, और निश्चित रूप में जो स्वाभाविक था कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब जो कंप्लेनर है, जो पीड़ित पक्ष है, वो उसके माता पिता हैं, तो उसके माता पिता के प्रार्थना पत्र को आधार बनाकर सीबीआई जांच की संस्तुति की जानी थी। ये स्वाभाविक है, सबने यही समझा। लेकिन इस दौरान एक घटनाक्रम ये हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच के जो आदेश देने थे उससे पहले एक एफआईआर दर्ज होती है किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, किसी थाने में एफआईआर दर्ज होती है, और उस एफआईआर के आधार पर सीबीआई जांच की बात की जाती है कि हम उस एफआईआर के आधार पर सीबीआई जांच करेंगे। फिर एक बार ये संदेह पैदा हुआ कि उत्तराखंड की सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच को सीबीआई को सीधे सीधे सौंपने, पारदर्शी तौर पर इस जांच को सौंपने के बजाय इसमें कुछ न कुछ तिकड़म फिर भिड़ा रहे हैं, क्योंकि तीसरे पक्ष से एक एफआईआर दर्ज हुई और उस पक्ष की एफआईआर को आधार बनाकर जांच का आधार बनाए जाने की बात कही गई। अब आज की स्थिति यह है, आज करीब 15-17 दिन बीत जाने के बाद, मुख्यमंत्री जी के ऐलान के बाद 15-17 दिन बीत जाने के बाद यह स्पष्ट नहीं है कि उत्तराखंड की सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति की है कि नहीं की है। क्यों? क्योंकि इसको कोई नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में नहीं आया, कोई बात पब्लिक डोमेन में, उनका जो सीबीआई को जो प्रतिवेदन भेजा जाता है सरकार के द्वारा वो पब्लिक डोमेन में नहीं आया। मैंने कई बार देहरादून में प्रेस वार्ता आयोजित करके इस बात को मुख्यमंत्री से पूछा है कि मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया था कि हम इसकी सीबीआई जांच करेंगे उसको सार्वजनिक करें कि उन्होंने किया कि नहीं किया। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रश्नों का उत्तर देना उचित नहीं समझा, उत्तराखंड की सरकार ने हमारे प्रश्नों का उत्तर देना उचित नहीं समझा। पब्लिक डोमेन में जो प्रतिवेदन सीबीआई को भेजा जाना चाहिए था उसको सार्वजनिक नहीं किया। हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं, अगर भेजा है तो वो प्रतिवेदन अगर भेजा है तो उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या हैं, उनको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। बहरहाल कोशिश, जो मुझे पता चला अनऑफिशियली जो कोशिश है सरकार की, वो कोशिश ये है कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे जांच बिठा दी जाए। और हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या थी कि ये जो नई एफआईआर हुई है उसके आधार पर केस को इस तरह बनाया जाए कि क्या कोई वीआईपी था। स्पष्ट रूप से यह हाइपोथेटिकल जो सिचुएशन है उसकी जांच करने का जो मकसद है वो जांच को भटकाना है, क्योंकि हाइपोथेटिकल इसलिए है ये सिचुएशन कि क्या था, ये हाइपोथेटिकल है लेकिन वीआईपी था, ये यथार्थ है। जांच यथार्थ की होनी चाहिए कि इस केस में ये जो कुछ हुआ किसी वीआईपी के लिए एक लड़की की जान ली गई, ये स्पष्ट है। तो जांच इस पर होनी चाहिए थी। जब हमने ये बात कही तो सरकार ने कदम पीछे खींच दिया और आज तक इस बात का पता नहीं चल पाया कि इस जांच को सरकार ने आगे सीबीआई को बढ़ाया, नहीं बढ़ाया, और सीबीआई ने भी इसको एंडोर्स नहीं किया। सीबीआई ने भी कहीं नहीं कहा कि अभी तक उनको सरकार की ओर से इस प्रकार का कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसलिए उत्तराखंड जानना चाहता है। मैं दिल्ली में इस प्रेस को इसलिए कर रहा हूं इस प्रेस को कि आप लोगों के माध्यम से जो सरकार इतना, आप लोगों के सहयोग से सरकार इतना बैकफुट पर आई थी कि वो सीबीआई जांच का ऐलान की,
उसके बाद उस बात को फिर भुलाने की कोशिश कर रही है ये सरकार कि भाई सीबीआई जांच के लिए उन्होंने प्रतिवेदन दिया या नहीं दिया। तो एक तो ये बात है। दूसरा एक और मामला इसी प्रकरण में सामने आया है। इस केस में मैं समझता हूं कि आपराधिक इतिहास में एक पहला केस है कि आरोपी कह रहा है कि भाई मेरा नार्को टेस्ट हो, और सरकार न्यायालय में उस नार्को टेस्ट का विरोध कर रही है कि नहीं नहीं, आरोपी का नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए। मेरे पास ये कागजात जो हैं, ये न्यायालय की प्रोसीडिंग के उस समय के कागजात हैं जो किसी व्यक्ति ने सूचना अधिकार के तहत लिए होंगे। इसमें ये मामला सामने आया है, जब इसकी स्टडी की गई तो ये मामला सामने आया कि विवेचना के दौरान न्यायालय में जब ये केस चल रहा था, इसके दौरान जो आरोपी हैं उन आरोपियों ने कहा कि भाई उनका नार्को टेस्ट किया जाए। चूंकि अगर पहले तो पुलिस फोर्स मतलब जो अभियोजक पक्ष होता है वो खुद ही भाई कोशिश करता है कि इसका नार्को टेस्ट हो, लेकिन सरकार के द्वारा, मतलब इसमें सरकार बनाम अभियुक्त है मामला, तो सरकार के द्वारा न्यायालय में ये दलीलें दी गई इसके हिसाब से कि साहब आरोपी जो कि करीब स्पष्ट है कि ये आरोपी हैं, अपराधी हैं, ये अपराध में संलिप्त हैं, इसलिए ये नार्को टेस्ट इसलिए करना चाहते हैं कि ये जांच को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इनका नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए। ये कौन कह रहा है? सरकारी पक्ष कह रहा है, सरकार कह रही है। इससे ये प्रतीत होता है कि सरकार को ये डर था कि इस संभावित नार्को टेस्ट से कुछ और राज खुल सकते हैं, और यकीनन उनका ये विश्वास था, सरकार का विश्वास था कि इस नार्को टेस्ट से उनके नेताओं के नाम खुल सकते हैं। इसलिए अभियोजक पक्ष ने, सरकारी पक्ष ने ये नार्को टेस्ट नहीं होने दिया। इसके प्रमाण हैं। ये आपराधिक इतिहास में मैं समझता हूं कि रेयर केस होंगे ऐसे कि जो वो लोग कह रहे हैं कि हमारा करो नार्को टेस्ट, और ये जरूर है कि उन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए थे कि इन क्वेश्चनों पे हमारा नार्को टेस्ट किया जाए, लेकिन पुलिस को और जो जांच एजेंसी है उनको तो ये करना चाहिए था कि समग्र बिंदुओं पर उनका नार्को टेस्ट हो और रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, क्या बोल रहे हैं वो न्यायालय के सामने आए। लेकिन सरकारी पक्ष ने इसका जमकर विरोध किया और उनका नार्को टेस्ट नहीं हो पाया। मैं ये कह रहा हूं कि कदम कदम पर सरकार इस जांच को भटकाने का काम कर रही है। अफसोस की बात है कि मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद भी आज तक सीबीआई जांच का जो सच है कि भाई उसको सीबीआई जांच का सच मतलब जांच के लिए अभी प्रत्यावेदन दिया गया या नहीं दिया गया, यह भी अभी तक स्पष्ट नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि दिल्ली में आकर, मैं प्रेस वार्ता इसलिए कर रहा हूं कि दिल्ली से चलकर भारत के गृह मंत्री अभी 2 दिन हरिद्वार रहकर आए, लेकिन अफसोस की बात है कि गृह मंत्री जी ने उत्तराखंड की इस चिंता के प्रति बिल्कुल संवेदनशीलता नहीं दिखाई, और जिस संवेदनहीनता को दिखाकर वो वापस आ गए। मैं इसलिए दिल्ली चलकर आया हूं कि शायद वो उत्तराखंड की आवाज़ उत्तराखंड में रहकर भले न सुन पाए हों, लेकिन दिल्ली से आप लोगों के माध्यम से उत्तराखंड की आवाज़ सुने और इसमें सीबीआई को कहें कि भाई आपके पास अगर प्रत्यावेदन आया है तो उस प्रत्यावेदन को आप उसके अनुसार कार्रवाई करें, और उस प्रत्यावेदन में जो जांच के बिंदु हैं वो क्या क्या हैं उसको भी सार्वजनिक किया जाए। एक और मांग मैं करता हूं कि इस केस में जो एसआईटी की हेड पुलिस अधिकारी थी, मैंने सुना वो पुलिस अधिकारी सीबीआई में डायरेक्टर हैं या किसी बड़े पद पर हैं, तो इसलिए यह भी उचित नहीं है कि जब तक अगर सीबीआई इस जांच को करे तो वो पुलिस अधिकारी उस जोन में भी, जिस जोन के अंतर्गत ये जांच हो रही है, उस जोन में रहें। इससे भी उस जोन से उनको हटाया जाना चाहिए, मैं ऐसी मांग करता हूं। इसके अलावा प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में आप सब लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं, और मुख्यमंत्री जी के कारनामे आप सब जानते हैं, सरकार के कारनामे आप सब जानते हैं कि उधम सिंह नगर में एक किसान ने आत्महत्या की और खुलेआम पुलिस के बड़े अधिकारियों के नाम, छोटे अधिकारियों के नाम, कार्मिकों के नाम खुलेआम कहे, और ये कहा क्षुब्ध होकर, दुखी होकर, जीवन के प्रति अभिलाषा को हार कर ये कहा कि हम मेरे और मेरे परिवार के अंगों को बेचकर जो पैसा हो
वो पैसा पुलिस को बांट दिया जाए, क्योंकि इनको पैसे की बहुत बड़ी भूख हो गई है। और कितनी बेशर्मी से मुख्यमंत्री जी पुलिस के उस अधिकारी को, जो कि एसएसपी हैं उधम सिंह नगर जिले के, उनको बचाने में लगे हुए हैं। हमने पुलिस के मुखिया के पास जाकर ये शिकायत की कि भाई इनको तत्काल हटाया जाना चाहिए, सस्पेंड किया जाना चाहिए। एक मृतक ने मृत्यु से पहले नाम लेकर कहा है कि मेरी मृत्यु के पीछे ये कारण है। 70 जगह मेल किए, 70 अधिकारियों को, मुख्यमंत्री को, प्रत्येक को मेल किए, और उसके बावजूद मुख्यमंत्री का प्रेम उस अधिकारी के प्रति सर चढ़कर बोल रहा है कि सब कुछ होगा, लेकिन वो अधिकारी अपने जगह से नहीं हटेगा। आज तक नहीं हटाया। बेशर्मी की हद हो गई है। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि कृपया आपकी सरकार, जो आपकी पार्टी की सरकार जो उत्तराखंड में है, वो डिफंग हो चुकी है। इसलिए उस डिफंग सरकार की तरफ नजर देखें और वहां के लोगों के साथ न्याय हो, इस उम्मीद से उस एसएसपी को भी तत्काल बर्खास्त किया जाए। उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि एक व्यक्ति की मृत्यु से पहले ये स्टेटमेंट है कि इनकी वजह से मैं मर रहा हूं। तो ये आज का बिंदु था। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो उनका स्वागत है। सर, एक सवाल है। पिथौरागढ़ में फर्जी प्रमाण पत्र से डीएलएड कर 43 युवाओं ने नौकरी हथियाई है। आपने ट्वीट करके भी ये कहा इस मामले से हटकर सब्जेक्ट है। अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो उनका स्वागत है। बहरहाल आपने ये प्रश्न कर ही दिया है। तो पूरे प्रदेश में नौकरियों को बेचने का कारोबार चल रहा है। मैं कई बार कह चुका हूं कि उत्तराखंड में नौकरियों को बेचने का कारोबार चल रहा है मंत्रियों के घरों से। ये प्रकरण भी उसी का एक हिस्सा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।